एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि होयंग होंगजू का हाथ अपने दिल पर रखकर उसे अपनी हार्ट बीट सुनाकर ये बताना चाह रहा था कि वो उसके लिए क्या फील करता है। अब वो कुछ कहे उससे पहले ही डॉक्टर आ जाती है और कहती है कि हार्ट बीट चेक करने का काम मेरा है। तब होयंग बाहर चला जाता है और होंगजू का सिटी स्कैन किया जाता है। मशीन के अंदर भी वो शांत नहीं थी। होयंग के बारे में सोच रही थी कि अचानक से इसे क्या हो गया। शायद कल इसने मेरे साथ जो रूडली बिहेव किया उसके लिए सॉरी फील कर रहा होगा। फिर एक बार को ये सोचने लग जाती है कि कहीं वो मुझे पसंद तो नहीं करता। तब खुद से कहती है कि तुझे सब नहीं सोचना है, तू हाईजी की फ्रेंड है, इसलिए मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ। और वहाँ स्कूल में हाईजी वाइस प्रिंसिपल यानी कि अपने डैड को होंगजू के एक्सीडेंट के बारे में बताती है और छुट्टी देने के लिए कहती है। ये सुनकर तो वो भी डर जाते हैं और पूछते हैं कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, और फिर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन शाम को उन्हें कुछ और काम भी था, तो तब ताई को देखकर उसे साथ में जाने को बोलते हैं, लेकिन वो मना करती है कि मैं अकेले चली जाऊंगी। फिर बाहर आ जाती है। वो टैक्सी का वेट कर रही थी कि इतने में ताई कार लेकर उसके पास आता है और उसे साथ में चलने को बोलता है। अब हाईजी को टैक्सी भी नहीं मिल रही थी और लेट भी हो रहा था, तो वो उसके साथ चली जाती है। उधर अंकल बेग भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं क्योंकि उन्हें पता चला था कि होयंग ने अपना लगेज यही हॉस्पिटल में छोड़ दिया है, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि होयंग अचानक से यहाँ पर क्यों आ गया। इतने में हाईजी और ताई भी यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन जल्दबाजी में बाहर निकलते हुए हाईजी का पैर मुड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है, पर ताई उसका हाथ पकड़ लेता है, उसे गिरने से बचा लेता है। वो तो खुश होने लगती है कि तुमने मुझे दोबारा बचा लिया। वो भी फटाफट से दूसरे शूज लेकर आता है ताकि उसे चलने में दिक्कत ना हो। ये शूज उसने अपनी कार में ही रखे हुए थे। फिर वो खुद ही उसे इन्हें पहनाने लगता है। इससे तो वो बहुत खुश होने लगती है और इम्प्रेस भी। तब वो कहता है कि आप जाओ, मैं आपका वेट करूंगा। अब वो अंदर जा ही रही थी कि उसे अंकल बेग भी मिल जाते हैं, तो अब उन्हें भी होंगजू के बारे में पता चल जाता है। इतने में अंदर होंगजू का सिटी स्कैन हो गया था और होयंग उसे बाहर ही लेकर आ रहा था। तब वो उससे कहती है कि तुम कल के लिए बुरा फील कर रहे हो ना, मुझसे सॉरी कहना चाहते हो, तो मैंने तुम्हें माफ किया, तो अब तुम अपनी इस फ्रेंड की देखभाल कर सकते हो। उधर अंकल को होंगजू की फिक्र हो रही थी। वो हाईजी से पूछते हैं कि वो कहाँ है, ठीक तो है ना। वो बताती है कि होयंग ने बताया कि वो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है और वो यहीं आ रहे हैं। फिर वो उनसे पूछती है कि आपको पता था ना कि होयंग होंगजू को लाइक करता है। वो कहते हैं मुझे पता तो था, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि वो उसे इतना ज्यादा लाइक करता है कि अपनी फ्लाइट तक छोड़ देगा। पता नहीं वो इतना केयरलेस कब से हो गया। और यहाँ ये दोनों लिफ्ट से नीचे आ रहे थे। तब होंगी उससे पूछती है कि हाईजी के साथ तुम्हारी डेट कैसी रही, तुमने मजे किए, और तुम्हें तो खुद को लकी समझना चाहिए कि वो तुम्हें पसंद करती है, क्योंकि उसे पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब होयंग उसे सच बताने वाला होता है कि तब तक और लोग भी लिफ्ट में आ जाते हैं, तो बहुत भीड़ हो गई थी। ऐसे में होंगी उसके एकदम क्लोज आ गई थी और उसे अपने सामने इतने क्लोज देखकर तो उसे पुरानी बातें याद आती है। वो खुद से बड़बड़ाने लगती है कि मुझे क्या हो गया है, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। वो उसे ऐसे देख रही थी तो होयंग पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कुछ भी नहीं, पर वो तो स्माइल करने लगता है। लिफ्ट से बाहर आने के बाद होंगजू उसे साइड में लेकर जाती है और कहती है कि मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, इसे पर्सनली मत लेना, तुम मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद कर दो। ये सुनकर तो वो चौंक जाता है कि क्या कहा तुमने। वो कहती है कि तुम भले ही यूएस में रहे हो तो तुम्हारी हैबिट बन गई होगी, लेकिन लोगों को ये गलत लगेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें गलत कह रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि कोई कुछ न समझे। इतने में वो हाईजी को देखकर उसके पास चली जाती है और ये तो यहाँ यही सोचता रह जाता है कि इसे ऐसा क्यों लगा कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ। फिर होंगजू हाईजी को अपनी चोट दिखाते हुए कहने लगती है कि एक कार बहुत तेजी में मेरी तरफ आ रही थी, मैं उससे तो बच गई, लेकिन पैर में क्रैम्प आ गए, देखो मेरे सर पे कितनी चोट लगी हुई है। वो भी कहने लगती है कि कौन बदतमीज था वो, उसे दिखा नहीं क्या। फिर उसे गले लगाकर प्यार करने लगती है। तभी अंकल भी आते हैं और होयंग पर चिल्लाते हैं कि ये क्या है, तुमने अपना सामान ऐसे क्यों छोड़ा। तो वो होंगजू को देखकर कहता है कि मैं फ्लर्टिंग करने में बिजी था ना, इसलिए। फिर हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए होंगजू हाईजी से कहती है कि तुमने होयंग को कॉल क्यों किया, सैंग को कर देती। वो कहती है कि मेरे दिमाग में सबसे पहले उसका ही नाम आया। हाईजी तो उसे सच बताने की सोचती है, लेकिन फिर उसकी नजर ताइक पर पड़ती है। इससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो उसे अपने पास बुलाती है और होंगजू से ये कह देती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। वो कहती है क्या, तो फिर होयंग का क्या होगा। हाईजी कहती है कि वो मेरा पहला प्यार है, लेकिन अब हम दोनों साथ में हैं, और ताई को भी इशारा करती है, तो वो भी समझ जाता है और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। कहता है कि हाँ, हम काफी टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं इस बात को छुपाने के लिए ब्लाइंड डेट पर गया था, तो मुझे माफ कर देना। तब अंकल और होयंग भी इनकी बात सुनकर बहुत सरप्राइज होते हैं। होंगजू तो ये बात हजम ही नहीं कर पा रही थी। तब हाईजी कहने लगती है कि मैंने कल होयंग को भी बता दिया था, वो तुम्हें बताने वाला था पर तुम चली गई। तो होंगजू कहती है कि ठीक है चलो फिर हम रास्ते में बात करते हैं। हाईजी कहने लगती है कि मुझे कुछ काम है, पर होयंग को तो घर जाना है, तो तुम उसके साथ चली जाओ, उसके साथ तुम आराम से जा पाओगी। और होयंग से कहती है कि इसे कुछ टाइम तक तुम अपने घर पर रखना, क्योंकि ऐसे में इसे ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगी। तब अंकल भी इनके साथ जाने के लिए बोलते हैं। तो हाईजी कहने लगती है कि आपने कहा था ना कि आपको ऑफिस में कुछ काम है। वो हाईजी की शक्ल देखकर समझ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए जाना होगा, और उनके साथ चले जाते हैं। ये सब देखकर तो होयंग को हंसी आ जाती है कि ये सब लोग होंगजू को उसके साथ रखने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अब रास्ते में होंगजू को उसके बॉस का कॉल आ रहा था। वो तो सोने की एक्टिंग कर रही थी ताकि उसे होयंग से बात ना करनी पड़े, इसलिए वो कॉल भी नहीं उठा रही थी, पर वो कह देता है कि तुम्हें कॉल आ रही है। अब ऐसे में वो कहने लगती है कि अरे, इसकी वाइब्रेशन से मेरी नींद खुल गई। उसकी ऐसी हरकतें देखकर तो वो हंसने लगता है। और वहाँ दूसरी तरफ अंकल हाईजी और ताइक को उनके रिलेशनशिप के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। ताइक से पूछते हैं कि तुम मुझे इतना पसंद करते हो क्या। वो कहता है कि हाँ, मैं इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो हाईजी कहती है कि इनके सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर उसे सॉरी कहती है कि मैंने तुम्हें इन सब में बेकार में रसीद दिया, और उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स भी कहती है। तब अंकल को भी ये पता चलता है कि ताइक ही वो था जो होंगजू के साथ डेट पर गया था, लेकिन वो तो हैरान होते हैं कि क्या तुम एक्टिंग कर रहे थे।
उन्हें तो उस पर यकीन हो गया था। वो तो उसे कहने लगते हैं कि तुम तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हो, मुझे तो सच में लगा था कि तुम इसे पसंद करते हो। अब वो बेचारा कैसे बताया कि ये एक्टिंग नहीं थी, उसकी सच की फीलिंग्स थी। उधर होंगजू अपने बॉस से बात खत्म करती है तब होयंग को उसकी मॉम का कॉल आता है, लेकिन वो काट देता है। फिर वो कहती है कि आज मेरी मीटिंग थी लेकिन एक्सीडेंट की वजह से मैं जा नहीं पाई, तो सबको चिंता हो रही थी। वो कहता है कि क्या तुम अब ऑफिस से बंक नहीं मारती? स्कूल टाइम पर तो तुमने बहुत बंक मारा है, और एक बार तो स्कूल से बंक मार के तुमने पूरी रात मेरे साथ काटी थी। वो कहती है कि ऐसा कब किया हमने, तुम कुछ भी कह रहे हो। तो वो कहता है कि तुम वो दिन भूल गई क्या जब हम चोरवन गए थे? तो वो याद करने लगती है और हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है कि उस दिन दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि अब वो यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने बस मिस कर दी थी। तो होंगजू गुस्से में आगे आगे जा रही थी और होयंग को बातें सुना रही थी, लेकिन उसके जूते में कुछ फंस गया था। तो वो जूता खोलकर देखने लगता है, तब गलती से वहीं पास में कंस्ट्रक्शन वाले पानी में गिर जाता है। लेकिन होंगजू को इसकी कोई भनक नहीं थी। वो तो सोच रही थी कि वो उसके पीछे ही आ रहा है और उसे कह रही थी कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार दिखाना चाहती थी, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है। पर जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो पीछे देखती है, लेकिन वो तो वहाँ था ही नहीं। तो तब वो उसे ढूंढते उसके पास पहुंच जाती है और उसे इस तरह देखकर तो जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहता है कि हंसना बंद करो और मुझे बाहर निकालो। तो वो कुछ रस्सी वगैरह ढूंढने के लिए चली जाती है। अब पानी में भीगने की वजह से होयंग का फोन तो खराब हो गया था, लेकिन वो फोटो बिल्कुल ठीक थी। तो उसे देखकर फिर कहने लगता है कि मैं आगे से कभी तुम्हारे साथ ऐसे नहीं आऊंगा। तभी उसे मेंढक की आवाज सुनाई देती है, तो वो डर जाता है और होंगजू को बुलाने लगता है। फिर जब वो आती है तो उसे कहता है कि मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि अब होंगजू भी उसके साथ पानी में ही थी और वो उस पर गुस्सा कर रहा था कि इस घास की रस्सी से तुम किसी को खींच सकती हो क्या? असल में होंगजू इस घास की रस्सी से होयंग को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रस्सी टूट गई थी और वो गिर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो डूब रहा होगा। और ऊपर से होंगजू आवाज भी देती है तो कोई रिस्पांस नहीं देता। वो डर जाती है और उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। बस इसी बात के लिए होयंग उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम्हें नीचे कूदने की क्या जरूरत थी, नीचे रहकर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और ऊपर से तुम्हारा बैग और फोन भी बाहर छूट गया है, हम हेल्प के लिए किसी को बुला भी नहीं सकते। कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसे जंप करने के बारे में सोचता है, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने तुम्हें आवाज दी थी ना, लेकिन तुमने आंसर नहीं दिया, तो मैं क्या करती? वो कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। फिर थोड़ा शांत होने के बाद कहता है कि क्या तुम्हें ऐसी जगह पर डर नहीं लगता? वो कहती है कि डरने वाली क्या बात है, तुम हो तो यहाँ, लेकिन डर तो मुझे बाहर अकेले में लगा था। वहाँ मेंढक ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे मेरे कान में चिपक गए हो। तो वो कहने लगता है कि मेंढक से कौन डरता है, कि इतने में एक मेंढक उछलकर उसकी तरफ आता है। तो वो डर के मारे होंगजू पे चिपक जाता है। ये देखकर तो वो हंसने लगती है कि तुम एक मेंढक से डर गए। अब प्रेजेंट में भी वो उसी बात पर हंस रही थी। होयंग पूछता है कि तुम्हें याद आ गया? वो कहती है हाँ मुझे याद है कि हम अगली सुबह निकले थे जब सोल्जर ने हमें देखा था, लेकिन तुम तो पूरी रात डर के मारे कांप रहे थे। वो कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो कहती है कि मुझे याद है, पर तुम उस दिन कहीं जाने वाले थे ना? वो बताता है कि हाँ इंटरव्यू के लिए मुझे सोल नेशनल यूनिवर्सिटी जाना था। वो कहती है कि अच्छा ऐसा था क्या, मैं तो भूल ही गई थी। वो कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तो वो कहती है कि मैं अपनी बुरी यादों को बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, जूनों से जुड़ी हुई सारी यादें मेरे लिए बुरी है। तो वो कहता है कि वो जूनों से कैसे जुड़ी हुई है, वो तो हमारी यादें है ना। अब ये सुनकर तो होंगजू से देखने लग जाती है। इतने में घर भी पहुंच जाते हैं तब होयंग कार से निकलने में उसकी हेल्प करता है, उसके लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो कहती है नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर सकती हूँ। पर फिर उसका पैर फिसल जाता है तो होयंग उसे संभाल लेता है। इसके लिए वो उसे थैंक्स कहती है और साथ में उसे एक फ्राइड चिकन वॉचर देने को बोलती है। फिर ऊपर जाने लगती है तब होयंग उसके पीछे आता है और कहता है कि क्या तुम ऐसे चलोगी? वो तो उसे सपोर्ट देने के लिए कहता है और यहाँ तक कि उसे उठाकर ऊपर ले जाने के लिए भी कहता है, लेकिन वो फिर मना कर देती है। पर थोड़ा ऊपर जाकर वो एकदम से गिरने वाली होती है कि होयंग उसे सपोर्ट देकर बचा लेता है। तो फिर वो उसे अपने रूम में ले आता है, लेकिन वो भगवान को थैंक्स करती है कि आज आपने मुझे बचा लिया, अब मैं अपनी सेकंड लाइफ में अच्छे से खाऊंगी पीऊंगी खूब खेलूंगी। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए, मैंने तुम्हारी हेल्प की? तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें 3 वाउचर दे दूंगी। वो कहता है कि किसने कहा कि इससे बराबर हो जाएगा? तब उससे मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन मांगता है। वो मना करती है कि मैं कल खुद ले लूंगी, लेकिन वो जोर देता है कि मुझे अभी दो। तब वो उसे उसके साथ पैसे भी देने लगती है, पर वो प्रिस्क्रिप्शन छीन लेता है। ऐसे में उसका कार्ड भी नीचे गिर जाता है। होयंग उसे डिनर के लिए भी पूछता है कि तुम डिनर में क्या खाओगी? होंगजू को भूख तो लग रही थी, लेकिन वो फिर भी मना कर देती है, कहती है कि बाद में खा लूंगी। तो उसे गुस्सा आता है कि हमेशा मना क्यों करती हो ऐसे, आगे से ऐसा मत करना, और फिर उसके लिए खाना लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हाईजी, ताइक और अंकल तीनों सैंग के रेस्टोरेंट आए हुए थे। तो हाईजी इन दोनों को सैंग से भी मिलवाती है, बताती है कि ये होयंग के अंकल हैं जो कि होंगजू की बिल्डिंग में रहते हैं और ये मेरे स्कूल में ही टीचर हैं। तो वो कहने लगता है कि स्कूल में तो वो दोनों अलग हो गए थे, लेकिन अब किस्मत ने फिर से मिला दिया। ये सुनकर तो हाईजी से घूरने लगती है। वो तो भागने की फिराक में था, लेकिन वो कहते हैं कि चुपचाप से बैठ जाओ, इसका मतलब तुम्हें स्कूल टाइम से ये बात पता थी, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। वो कहता है मैं तुम्हें कैसे बताता जब होयंग ने खुद ही किसी को ये नहीं बताया, और तुम भी तो ये बात पकड़ नहीं पाई। अभी जानकर कि होयंग हाईजी का पहला प्यार था तो अंकल तो कुछ ज्यादा ही चौंक जाते हैं। हाईजी भी कहती है कि अब मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैंने तो झूठ भी बता दिया है कि मैं डेटिंग कर रही हूँ ताकि वो अपने बारे में सोचे, तो अब बाकी सब उनके ऊपर है। और वहाँ होंगजू सो रही थी। होयंग के आने के बाद उसकी नींद खुल जाती है तो पूछती है कि डिनर में क्या है? वो कहता है कि तुम, और फिर उसके पास आकर बैठ जाता है, लाइट ऑफ करता है और फिर उसे किस करने वाला होता है, लेकिन अचानक से उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये तो बस एक सपना था। उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, क्या मैं पागल हो गई हूँ।
और फिर कहने लगती है कि होयंग के भूत यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद वो बाहर निकलकर चुपचाप से ऊपर अपने रूम में जाने लगती है, पर उससे ऐसे नहीं चला जा रहा था तो रेंग कर चलने लगती है। इतने में होयंग भी आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कितना समझाया पर तुम्हें समझ नहीं आता ना। तो वो कहते हैं कि तुम भूत हो या फिर जो कुछ भी हो, मुझे परेशान मत करो, अपने रास्ते चले जाओ। लेकिन ये तो सच में होयंग था। तो वो उसके पास आकर उसे गोद में उठा लेता है। वो कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। तो वो कहता है कि हिलना डुलना बंद करो वरना हम दोनों ही नीचे गिर जाएंगे। फिर उसे ऊपर बिठाकर उसके लिए डिनर लेकर आता है। तब ये कहकर जाने लगता है कि इसके बाद मेडिसिन लेना मत भूलना। तो वो उसे रोकती है, कहती है कि तुम्हारा थैंक्स, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। इस बारे में मुझे कभी पता ही नहीं चला क्योंकि हम कभी स्कूल में इतने क्लोज नहीं थे। अगर हाइजीन नहीं होती तो मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गई होती, पर अब हम तीनों एक अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। पर वो तो सिर्फ इतना कहकर वहां से चला जाता है कि सुबह उठोगे तो मुझे कॉल करना। वो भी सोचने लगती है कि शायद ये मेरी बातों का बुरा मान गया है, पर गलती इसकी ही है, यही मुझसे फ्लर्ट कर रहा था। लाइन पहले इसने क्रॉस की। फिर उसे अपना वही सपना याद आता है तो फिर से चिल्लाने लगती है कि भूत कहेंगे तुम फिर आ गए, यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ होयंग रूम में आने के बाद होंगजी की बातों को याद करता है और कहता है कि मैंने कन्फेस करने से पहले ही इसने मुझे कितनी बार डम कर दिया है। तभी उसे जोसेफ का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम अभी तक कोरिया में क्या कर रहे हो, वापस कब आ रहे हो। उसी टाइम उसकी नज़र उस कार्ड पर पड़ती है जो कि होंगजू के बैग से गिर गया था। उसमें वो दिखता है कि वो एक एनीमे प्रोड्यूसर है। तो वो जोसेफ से कहता है कि मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। फिर हमें जोनो को दिखाया जाता है, वो होंगजू के बनाए हुए एक एनीमे देख रहा था। उसके पास उसके लिखे हुए बहुत सारे लव लेटर्स थे। तब यहाँ हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब यंग राइटर अवार्ड के लिए जोनो का इंटरव्यू होने वाला था। तो होंगजू उससे मिलने आई थी। वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम नहीं आने वाली हो क्योंकि तुम्हें रात भर काम करना था। तो वो कहते हैं कि मैं कैसे नहीं आती, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ और अब तुम आराम से इंटरव्यू देना, मैं वहाँ से तुम्हें देखूंगी। इसके बाद जब जोनो का इंटरव्यू चल रहा था तो वो देखता है कि होंगजू तो सो रही थी। तो उससे पूछा जाता है कि जब उसे इस अवार्ड के बारे में पता चला तो उसने सबसे पहले क्या सोचा था। वो होंगजू की तरफ देखकर कहता है कि मैंने सबसे पहले अपने नंबर 1 फैन को बताया। वो मेरी सारी बुक्स पढ़ा करती थी, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। जब मैंने उसे इस अवार्ड के बारे में बताया तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, जबकि रोना तो मैं चाहता था लेकिन मैं रो नहीं पाया क्योंकि मैं तो उसे कंसोल कर रहा था। अब इंटरव्यू के बाद जूनो होंगजू के पास जाता है। वो अभी भी सो ही रही थी। तब वो उसे उठाने लगता है कि इंटरव्यूअर वापस आती है और पूछती है कि क्या आप किसी को डेट कर रहे हो। तो वो होंगजू की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, शायद अभी से मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। और फिर उसके पास बैठकर बड़े प्यार से उसे देखने लग जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड उसके पास आता है जो कि होंगजू के ऑफिस गया था। तो जूनो उससे पूछता है कि क्या तुम वहाँ होंगजू से मिले, उसने तो मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की, क्या वो सच में मेरे साथ काम नहीं करना चाहती। तो उसका दोस्त कहता है कि अगर तुमने उसे पहले ही सच बता दिया होता तो तुम्हें आज ये सब नहीं देखना पड़ता, तुम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा होता। वो कहता है क्या बता देता, ये कि मुझे पैनिक अटैक आते हैं और इसमें मुझसे कुछ लिखा भी नहीं जाता। वो मुझे दुनिया का बेस्ट राइटर मानती है तो मैं उसे सच कैसे बता देता। उसका दोस्त कहता है कि सच्चा प्यार यही तो होता है कि 2 लोग साथ में रहें, चाहे किसी एक को कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि उसे साथ में रखकर उसकी लाइफ भी खराब कर दूं। तब उसका दोस्त उसे गुड न्यूज देता है कि होंगजू तुम्हारे साथ काम करने के लिए मान गई है। ये सुनकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि वो मान जाएगी। उसने तो ये एनिमेशन कंपनी भी मेरी वजह से ज्वाइन की थी क्योंकि उसने कहा था कि वो मेरी स्टोरी को एनिमे बनाना चाहती है और अब मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। दूसरी तरफ होयंग उस कार्ड को देखकर कहता है कि अच्छा, अब हम फ्रेंड हैं। फिर याद करता है कि जब वो दोनों उस पानी में फंसे हुए थे तब उन्हें वहाँ बहुत टाइम हो गया था। होंगजू को तो नींद नहीं आ रही थी, इसलिए होयंग को गेम खेलने को बोलती है ताकि वो उठे रहे। कहती है कि चलो हम एक दूसरे को अपने शॉकिंग सीक्रेट बताते हैं और अगर सीक्रेट बकवास या फिर झूठा हुआ तो फिर उन्हें मार खानी पड़ेगी। तो फिर वही गेम शुरू करते हुए कहती है कि मेरे जूनो ओप्पा बहुत ही हैंडसम है। ये सुनते ही होयंग उसे जोर का मारता है कि अपनी बकवास बंद करो। अब नेक्स्ट होयंग की बारी थी। तो होंगजू पहले ही अपना हाथ आगे करके उसे मारने के लिए तैयार थी। वो कहता है कि एक बार मैथ्स के एग्जाम में मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया था। वो सच में शॉक्ड हो जाती है कि तुमने सिर्फ एक क्वेश्चन गलत किया, तुम तो सच में बहुत जीनियस हो। मेरी तो एक बार पूरे स्कूल में लास्ट रैंक आई थी और तब मैंने एग्जाम में सारे मल्टीपल क्वेश्चन में नंबर 2 आंसर लगाया था, लेकिन किसी का भी आंसर नंबर 2 नहीं था। और मैंने टीचर से शिकायत भी की थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, कम से कम किसी का आंसर तो 2 होना चाहिए था ना। वो कहता है कि ये तो सच में शॉकिंग है। फिर होयंग थोड़ा सोचने के बाद बताता है कि मैंने कभी किसी को बताया नहीं, पर मैं एक एनिमेशन डायरेक्टर बनना चाहता था। वो चौंक जाती है, कहती है कि क्या सच में। वो खुश होने लगती है क्योंकि उसे भी एनिमे पसंद था और इतना पसंद था कि वो रात भर इन्हें देख सकती थी। फिर पूछती है कि तुम अब क्यों नहीं बनना चाहते। वो कहता है कि सारे सपने सच नहीं होते। वो कहती है हाँ बिल्कुल, सेंटा की तरह ना वो भी सच नहीं होते, पर लोग इसे सच मानते हैं इसलिए अपने सपने पूरे करते हैं। तो क्यों ना तुम मुझे अपना सपना दे दो, मैं तुम्हारी जगह एनिमेशन डायरेक्टर बन जाऊंगी। टीचर ने जब मुझसे पूछा था कि मैं क्या बनना चाहती हूँ तब मेरे पास कोई भी सपना नहीं था, लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और जब मैं एनिमेशन डायरेक्टर बन जाऊंगी ना तो तुम्हें अपनी सैलरी का 5% दूंगी, ठीक है। वो कहता है सच में। वो कहती है हाँ बिल्कुल। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि होंगजू सुबह उठती है तो देखती है कि हाइजी और सैन
ग्रुप चैट में उसे मैसेज करके उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। होंगजू कहने लगती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। हाईजी ने तो होयंग को भी ऐड कर लिया था, तो वो कहता है कि ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाओ। वो मना करती है, तो वो कहता है कि ठीक है, फिर मैं ऊपर आ जाऊंगा। अब ये सुनकर तो वो नीचे आ जाती है। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए वो पूछता है कि कैसा बना है। वो कहती है अच्छा है और ज्यादा नमक भी नहीं है। होयंग ने पहले ही सैंग और हाईजी से होंगजू के टेस्ट के बारे में पूछ लिया था, तो सॉन्ग ने बताया था कि उसे ज्यादा नमक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हाईजी ने उसे होंगजू की फेवरेट स्वीट डिश दी थी। होंगजू स्वीट खाने के लिए पहले मना करती है, पर डिश का नाम सुनते ही खुश होने लगती है और फटाफट से उसे खा लेती है। अब ब्रेकफास्ट कर लिया था तो वो जाने का बोलती है। तब होयंग कहता है कि अभी रुक जाओ, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। फिर उसे उसका कार्ड दिखाकर कहता है कि तुमने मुझे अपनी सैलरी का 5% देना है, तुम भूल गई क्या? तो उसे याद आता है कि हाँ, उनके बीच ऐसे ही कुछ बात हुई थी। वो तो चौंक जाती है और आनाकानी करने लगती है। तब वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें तो सब कुछ याद है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। और फिर अपने उस 5% का हिसाब लगाने लगता है कि तुम 10 सालों से काम कर रही हो, तो मेरे हिस्से में कितना आएगा। होंगजू तो सोच में पड़ जाती है कि क्या मुझे सच में से पैसे देने पड़ेंगे। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि हाईजी ने होयंग को ये भी बताया था कि होंगजू का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया था। उसका ब्रेकअप बहुत बुरी तरीके से हुआ था, इससे वो पूरी तरह से टूट गई थी। उसका तो प्यार से भरोसा ही उठ गया था, इसलिए तो मैंने उसे ब्लाइंड डेट पर भेजा था। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। अब प्रेजेंट में होंगजू को बहाने बनाने लगती है कि उस टाइम तो हम फंस गए थे ना, तो इसलिए मैंने बिना सोचे समझे कह दिया। वैसे भी मैंने कहा था कि डायरेक्टर बनने के बाद दूंगी, लेकिन अभी तक मैं डायरेक्टर नहीं बनी हूँ, बस एक एम्प्लॉई तो हूँ। उसे इतना सीरियसली बहाने मारते हुए देखकर वो हंसने लगता है क्योंकि वो बस मजाक कर रहा था, लेकिन होंगजू ने तो इसे सच मान लिया था। फिर होयंग पूछता है कि तुम्हारा ये काम कैसा है, तुम्हें मजा आता है? वो कहती है एनीमे देखने में ही सब मजा है, यहाँ बहुत सारा काम है, लेकिन अब मैं एक प्रोजेक्ट में एज ए प्रोड्यूसर काम करने वाली हूँ। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है ना, तो मैं तुम्हें अपनी बनाई हुई एनीमे दिखाना चाहती हूँ। इस बीच जूनो होंगजू से मिलने ऑफिस जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ होंगजू होयंग को एनीमे दिखाने के लिए अपना लैपटॉप लेने ऊपर जा रही थी, तो होयंग उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है कि इतने में जूनो भी यहाँ पहुंच जाता है और इन दोनों को साथ में देखकर गलत समझ लेता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो गुस्से में कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी कल की मीटिंग एक्सीडेंट की वजह से डिले हो गई है, पर अब मुझे पता चल रहा है कि इसकी वजह तो कुछ और ही है। वो तो उस पर भड़क ही जाता है कि क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो मुझे तुम्हारे साथ काम करने के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसे में होयंग तो सब कुछ सुनाने वाला था, लेकिन होंगजू से रोक लेती है और जूनो के पास जाकर कहती है तो ठीक है, फिर तुम मुझे बाहर निकाल दो। वो कहता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? तुमने कहा था कि तुम कभी भी नहीं बदलोगी, हमेशा मुझसे प्यार करोगी। तो वो कहते हैं कि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, और अगर मैंने ऐसा कहा भी था तो अब मैं बदल गई हूँ और इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो जाने लगती है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तो वो उसका हाथ छुड़ाकर कहती है कि अगर तुमने फिर से मेरा हाथ पकड़ा तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी, और फिर ऊपर अपने घर में चली जाती है। इससे तो जूनो का दिल टूट जाता है और फिर वो भी चला जाता है। अब होंगजू हिम्मत करके ये सब बोल के तो आ गई थी, लेकिन अपने रूम में आने के बाद रोने लगती है। तब होयंग बाहर से उसे ऐसा रोता हुआ देखकर उसके पास जाकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो चोट लगी है ना, तो तुम ऐसे चलकर कैसे आई? वो कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब वो भी उसके पास बैठ जाता है, कहता है कि क्या बहुत दर्द हो रहा है? वो रोते रोते कहती है कि हाँ, बहुत ज्यादा। और फिर कहती है कि तुम्हारे सामने हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे बहुत एम्बैरस होना पड़ता है। तो वो कहता है कि मुझे बुरा लगना चाहिए ना, लेकिन मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारा रिलेशनशिप फेल हो गया। ये सुनकर तो वो उसे देखने लग जाती है कि ये क्या कह रहा है। वो कहता है कि यहाँ पर इस तरह बैठे रहने से मुझे वो दिन याद आ रहा है जब हम पानी में गिरे थे। वो कहते हैं कि पास्ट के बारे में मत बोलो, मैं इस दिल को भूलना चाहती हूँ। तो वो उसके सामने आकर कहता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, सिर्फ पैर की चोट नहीं, तुम्हारे दिल में जो चोट लगी है उसे भी तुम्हें जल्दी ठीक करना होगा। और ये कहते ही उसे किस कर लेता है। यहाँ पर हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जब ये दोनों पानी में फंसे हुए थे, तो होयंग को नींद आ गई थी और वो नींद में ही होंगजू के कंधे पर सो गया था। तब होंगजू का दिल बहुत जोर जोर से उसके लिए धड़क रहा था। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।